डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 में फ्री ऑसिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम डिस्कस करेंगे और जो फोर्स ऑसिलेशन है और उसके साथ जो है वो रिजोनेंस है, वो भी हम आज की ही क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स के जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो कैसे परफॉर्म होती है। इसी तरह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो फार्मूलाज थे वो भी हमने ड्राइव किए थे डिफरेंट जो है वो सिस्टम के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज ड्राइव किए थे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप वहां से लाजमी वो प्रीवियस वीडियो देख लें। और इसी तरह से स्टूडेंट्स सर्च इंजन में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 5 जो है वो सर्च करवा के आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी रमज़ान की जो है वो ये फोर्थ क्लास है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री ऑसिलेशन को। स्टार्ट करने से पहले जो है वो, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका टीचर मेंटर, और आप देख रहे हैं फाइनफो चैनल। स्टूडेंट्स, फ्री ऑसिलेशन जो है ये हमारे पास एक डिस्कशन बेस्ड टॉपिक है। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी जो जर्नल एप्लीकेशंस हैं उसको भी हम यहाँ पर जो है वो आपको बताएंगे। और इसकी जो जर्नल एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से जो रेजोनेंस जो है आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस की जो एग्जाम्पल्स हैं, इसकी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, फ्री ऑसिलेशन किसे कहते हैं? जब भी बॉडी जो है ऑसिलेट कर रही होती है इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, दैट ऑसिलेशन इज नोन एज फ्री ऑसिलेशन। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ अ बॉडी इज ऑसिलेटिंग विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी and it is free from all external resistive forces, such oscillation are called free oscillation। कि जब भी बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से और कोई रेजिस्टिव फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अमल ना करे, ऐसी जो है वो ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब नॉर्मली तो जर्नल अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जो है वो कंप्लीटली जो है वो फ्री ऑसिलेशन बॉडी परफॉर्म कर सके। क्योंकि नॉर्मली तौर पर कोई भी बॉडी हम ऑसिलेट करवाते हैं तो ऑसिलेशन जो है वो एक टाइम पीरियड तक होती है। एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद वो बॉडी रेस्ट के अंदर आ जाती है, क्योंकि उस पे जो है वो काफ़ी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम अगर हम इसको अगर किसी जो है वो हाइट पे ले जाकर, किसी जो है वो डिस्टेंस पे ले जाकर इसको अगर हम मूव करवाते हैं तो ये ऑसिलेट तो करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो ये जो है वो रुक जाता है। इसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली कम होता है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये रुक जाता है। वजह क्या है स्टूडेंट्स? कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर जो है, फिजिकल कंडीशंस जो है वो अप्लाई हो रही हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल वो एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है जो मुसलसल इसके एम्पलीट्यूड को कम करता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है इसका ऑसिलेशन डिक्रीज हो रहा है और ये एक वक्त ऐसा आता है कि जो है ये रेस्ट के ऊपर आ जाता है। तो इसको हम फ्री ऑसिलेशन नहीं कह सकते। तो फ्री ऑसिलेशन में बॉडी जो है वो एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट जो है वो करना चाहिए, जब जाके बॉडी को हम कहेंगे कि वो फ्री ऑसिलेशन मोशन के अंदर है। अब इसका जो डायग्राम है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि इसका डायग्राम इस तरह से कुछ बनता है और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड फिक्स्ड है, एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। नीचे से भी एम्पलीट्यूड
कांस्टेंट है। एक फिक्स एम्पलीट्यूड के अराउंड ये बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स, कोई जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस जो है वो ऑसिलेशन के अंदर है। सो ये जो है हमारे पास फ्री ऑसिलेशन का डायग्राम है। ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलती जो कंप्लीटली फ्री ऑसिलेशन हो। उसके लिए हमें एयर रेजिस्टेंस को भी और साथ में जो एक्सटर्नल जो है वो फैक्टर्स हैं, यानी कि फ्रिक्शन वगैरह, उसको भी हमें नेग्लेक्ट करना होता है, जब जाके हमें फ्री ऑसिलेशन, कंप्लीटली फ्री ऑसिलेशन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो डैम्प्ड ऑसिलेशन ये जो है ये कॉमन जो है वो ऑसिलेशन है। डैम्प्ड मींस स्टूडेंट्स के जब कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी के ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स, कोई जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही हो, ऐसी ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई रेजिस्टिव फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, तो वो फोर्स डैम्प्ड फोर्स कहलाती है, या फिर हम उसको डैम्पिंग फोर्स भी कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। आप, बॉडी इज ऑसिलेटिंग विद डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रेजिस्टिव फोर्स। तो वही बात आ गई कि जो है वो रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में बॉडी का मोशन जो है, या बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है, वो मुसलसल कम होना, मुसलसल कम होना, इसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। आप इसका डायग्राम देखें। डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है इसमें डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से है कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद जैसे ही जो है वो वक्त गुजरता जाता है, टाइम जो है वो गुजरता जाता है, इसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जो है वो जो है वो जीरो को अप्रोच करता है, एम्पलीट्यूड इसका बिल्कुल जो है वो कम हो जाता है। सो इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसकी जनरल एप्लीकेशन क्या है ये आपको बताते हैं। पहले आप इसको समझें कि इसकी जो तीन कैटेगरी हैं, ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं कि जिसमें हम डैम्प्ड ऑसिलेशन को स्टडी करते हैं। तो पहली स्टूडेंट जो इसकी कैटेगरी है वो है ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग स्टूडेंट्स क्या होती है, जब भी नेचुरल ऑसिलेशन जो है वो कम हो रेजिस्टिव फोर्स के मुकाबले में, यानी कि बाहर से जो फोर्स लग रही हो वो ज्यादा हो, या जो है वो जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से भी ऑसिलेट कर रहा हो वो जो है वो कम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो मोशन होगा बॉडी का वो हमारे पास ओवर डैम्पिंग कहलाएगा। तो ओवर डैम्पिंग की कंडीशन में स्टूडेंट्स बॉडी जो है वो उसकी मोशन एकदम जो है वो कम होती है, बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पर जो है वो आ जाती है एकदम। सो ये जो है इसको ओवर डैम्पिंग कहते हैं। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में चूंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, ये वाइब्रेट कर रही होती है, ऑसिलेट कर रही होती है स्टार्टिंग में, तो इसका जो है वो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, हाई एम्पलीट्यूड से जो है ये ऑसिलेट कर रही होती है। लेकिन जैसे ही इसको जो है वो फोर्स लगेगी, डैम्पिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी, तो डैम्पिंग फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि वो इसको फौरन जो है वो रेस्ट के ऊपर ले आएगी। तो यहां से आप देखें ग्राफ फौरन जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, जीरो एम्पलीट्यूड के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो फौरन इसका ग्राफ जीरो एम्पलीट्यूड पर जाएगा और बॉडी रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट से इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्या होगी कि जिसमें बॉडी जो है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही हो, लेकिन डैम्पिंग फोर्स इतनी ज्यादा हो कि वो फौरन रेस्ट के ऊपर आ जाए। तो ऐसी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है, जो कि स्पीडोमीटर होता है वो, और जितने भी स्टूडेंट्स एनालॉग मीटर होते हैं हमारे पास, ये जो है वो ओवर डैम्पिंग की ही एग्जाम्पल है। स्पीडोमीटर में क्या होता है स्टूडेंट्स के, जैसे ही रेस जो है वो बढ़ाई जाती है, उसके बाद अगर ब्रेक लगता है तो फौरन जो स्पीडोमीटर का निडल है वो फौरन जो है वो नीचे की तरफ आता है, जीरो की तरफ आता है, फौरन ऊपर जाता है और फौरन नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल ओवर डैम्पिंग की है। इसी तरह से अगर हम मीटर की बात करें, एनालॉगस मीटर, जैसे कि हमारे पास
एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या इसी तरह का गैल्वेनोमीटर होता है। इसी तरह के जितने भी हमारे पास एनालॉग मीटर होते हैं जिनमें निडल लगा हुआ होता है, तो जैसे ही वो निडल जो है वो ऊपर जाता है, तो फिर उसमें अगर कोई जो है वो डैम्पिंग फोर्स अप्लाई होती है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई होती है, तो वो निडल फौरन जो है वो नीचे की तरफ आता है, जीरो पे आता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओवर डैम्पिंग। ये ओवर डैम्पिंग की एग्जांपल है। ये जो है वो एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकती है, आप याद रखिएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो इसकी सेकंड कैटेगरी है, सेकंड टाइप है इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की, वो है हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है स्टूडेंट्स के, जब हमारे पास जो ऑसिलेशन है बॉडी की, जिसमें बॉडी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, उसकी जो ऑसिलेशन है वो जो है वो डैम्पिंग फोर्स के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाती है। तो मोशन जो है वो बॉडी का, वो क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर आ जाता है। सो इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिलती है कि जो डोर क्लोजर होते हैं, जब जो है वो डोर जो है वो खोला जाता है, तो वहां पर जो है वो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डोर क्लोजर लगाए जाते हैं कि जिससे जो डोर होते हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो डोर क्लोजर की वजह से ही वो बंद होते हैं। अच्छा, डोर क्लोजर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो मैकेनिकल भी आता है, मैकेनिकल हाइड्रोलिक भी आता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल भी आता है। इलेक्ट्रिकल में ये होता है कि खुद ब खुद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वो डोर जो है वो क्लोज हो जाता है जब वो खुलता है या फिर उसको खोला जाता है। और इसी तरह से अगर मैकेनिकल होगा तो वो भी जो है वो हाइड्रोलिक मैकेनिकल होगा तो वो भी जो है वो ऑटोमेटिकली बंद होगा, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर बंद होगा। अब इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, बिल्कुल यही चीज जो है वो डायग्राम बता रहा है कि डायग्राम की जो है वो स्मूथनेस है वो इस चीज को बता रही है कि जो बॉडी की मोशन है ये जो है वो यूनिफॉर्मिटी डिनोट कर रही है, और यूनिफॉर्म मोशन में जो है ये बॉडी जीरो एम्पलीट्यूड की तरफ जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी का जो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अंडर डैम्पिंग की। किसी बॉडी के ऊपर जो है वो डैम्पिंग फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो वो डैम्पिंग फोर्स उस बॉडी की जो ऑसिलेशन हो उससे कम हो, यानी कि जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हो, जो बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर रही हो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो डैम्पिंग फोर्स हो वो कम हो, तो ऐसी कंडीशन जो है वो हमारे पास अंडर डैम्पिंग कहलाती है, यानी कि बॉडी की मोशन जो होगी वो अंडर डैम्पिंग के अंदर होगी। सो ऐसी मोशन में स्टूडेंट जो ग्राफ बनता है हमारे पास, ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक ग्राफ बनेगा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मुसलसल जो है वो कम होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, यानी कि बॉडी की वाइब्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगी। जबकि इससे पहले हमने क्रिटिकल डैम्पिंग में देखा कि जो क्रिटिकल डैम्पिंग में बॉडी होती है ये ऑसिलेट नहीं करती, बल्कि रेस्ट के ऊपर आ जाती है, जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में रेस्ट में आ जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बॉडी ऑसिलेट तो करेगी, लेकिन मुसलसल उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा, ओवर द टाइम जो है वो कम होता रहेगा उसका एम्पलीट्यूड। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। शॉक एब्जॉर्बर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और जनरल एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन की जनरल एग्जांपल है। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है वो एक सस्पेंशन स्प्रिंग की तरह होता है, इसको गाड़ियों में जो है वो लगाया जाता है। इसके अंदर एक पिस्टन होता है स्टूडेंट्स, पिस्टन के साथ जो है वो ऑयल फिल्ड जो है वो एक चैम्बर होता है जिसमें ऑयल फिल्ड किया जाता है। सो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उससे जो है वो इसको सस्पेंशन स्प्रिंग को जो है वो रेजिस्टिव फोर्स मिलती है, एक एक्सटर्नल फोर्स मिलती है, जिससे उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो जो है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो ड्राइविंग होती है वो स्मूथली होती है, रफ सरफेस के ऊपर जो है अगर गाड़ी जो है वो मूव कर रही हो, अगर जो है वो व्हीकल चल रही हो, मूव कर रही हो, सो क्या होता है कि जो उसकी वाइब्रेशन होती है वो जो है वो शॉक एब्जॉर्बर की वजह से रिड्यूस हो जाती है, और जो है वो स्मूथली गाड़ी जो है वो मूव करती है। सो शॉक एब्जॉर्बर का जो एडवांटेज है वो ये है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फोर्स ऑसिलेशन की।
फोर्स ऑसिलेशन क्या है स्टूडेंट? जब भी कोई बॉडी अपनी ऑसिलेशन जो है वो परफॉर्म कर रही होगी या जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो ऑसिलेट कर रही होगी, सो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर उसके ऊपर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई की जाएगी, अगर उसके ऊपर जो है वो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई की जाएगी, सो ऐसी कंडीशन में बॉडी जो है वो जिस ऑसिलेशन में आएगी तो उसको हम फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। फोर्स ऑसिलेशन में स्टूडेंट्स बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। सो इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, व्हेन द ऑसिलेटिंग बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। सो जो है वो सब्जेक्ट टू द ड्राइविंग और पीरियोडिक फोर्स जो है वो बॉडी की ऑसिलेशन जो है वो क्या होती है, वो फोर्स ऑसिलेशन हो जाती है। और फोर्स ऑसिलेशन में जो है स्टूडेंट्स जो एम्पलीट्यूड होता है बॉडी का ये बढ़ जाता है। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो वाइब्रेशन ऑफ व्हीकल्स और जो है वो वाइब्रेशन ऑफ स्विंग। स्टूडेंट्स सम टाइम ऐसा होता है कि गाड़ी रेस्ट के ऊपर होती है, लेकिन अगर इंजन उसका स्टार्ट है तो गाड़ी जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है। इसकी वजह यह है स्टूडेंट्स के जो गाड़ी की जो बॉडी होती है वो स्टूडेंट्स रेस्ट के ऊपर होती है, लेकिन इंजन मुसलसल उसको एक पीरियोडिक फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही होती है। पीरियोडिक फोर्स जो है वो उसको जो है वो मुसलसल प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो भी वाइब्रेशन के अंदर आ जाती है, इंजन की तरह जो है वो वाइब्रेट करती है। इसी तरह से स्विंग की एग्जांपल है। स्विंग को अगर एक मर्तबा जो है वो किसी हाइट पे ले जाकर जो है वो लेफ्ट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो ऑसिलेट करेगा। लेकिन क्या हो कि मुसलसल उसके ऊपर अगर एक और पीरियोडिक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही हो तो स्विंग हाई एम्पलीट्यूड से जो है वो वाइब्रेट करेगा। दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑसिलेशन। इसको भी फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। और ये जो फोर्स ऑसिलेशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा मेच करता है रेजोनेंस, जो कि हम जो है वो अब जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस जो है ये आज की क्लास का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। और रेजोनेंस जो है ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा है। रेजोनेंस स्टूडेंट्स क्या होता है कि बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो अगर उसके ऊपर कोई एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हो जाए और वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच भी हो जाए, जो पीरियोडिक फोर्स उसके ऊपर लगी है वो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो है वो मैच हो जाए, सो ऐसी जो है वो ऑसिलेशन स्टूडेंट्स कहलाती है रेजोनेंस। जो है हमारे पास एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को स्टूडेंट्स अगर किसी हाइट पर ले जाकर लेफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा। ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इस वक्त ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन क्या हो कि अगर इसके ऊपर कोई पीरियोडिक फोर्स मुसलसल अप्लाई हो रही हो तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। इसका एम्पलीट्यूड मजीद इंक्रीज होगा और ये हाई एम्पलीट्यूड से जो है वो वाइब्रेट करता रहेगा। एज अ रिजल्ट इसका जो वाइब्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा। रेजोनेंस में भी यही होता है कि बॉडी की जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर जो है वो पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर मैच कर जाएगी तो बॉडी हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेगी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इज सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज वेरी मच इंक्रीज्ड, दिस ऑसिलेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियो के अंदर जो है हो रहा होता है ये फिनोमिना, इसी तरह से ये एमआरआई के अंदर फिनोमिना हो रहा होता है, माइक्रोवेव में जो है वो फिनोमिना हो रहा होता है। रेडियो में कैसे होता है स्टूडेंट्स, रेडियो को जब हम ट्यून करते हैं, यानी कि डिजायर जो है वो हमें अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है तो हम उसको ट्यून करते हैं। जब उसके ऊपर एक पीरियोडिक जो है वो मोशन हम जो है वो उसको दे रहे हैं मुसलसल, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जो है वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है उससे मैच कर जाएगी। एज अ रिजल्ट जो है जो रेडियो होगा वो जो है हमें मिल जाएगा, यानी कि जो जिस स्टेशन का भी हमने रेडियो सुनना है वो स्टेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करने लगेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स एमआरआई के अंदर होता है, एमआरआई स्टूडेंट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, कि हम जो है वो पेशेंट
को जो है वो उसकी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं एमआरआई के जरिए। होता यह है कि वो पेशेंट को जो है वो उसका स्कैन किया जाता है, उसका ब्रेन के जो न्यूरॉन्स की जो वाइब्रेशन होती है वो जो है वो एक्सटर्नल जो रेडिएशन होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे अगर मैच हो जाए तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स रेजोनेंस की मदद से ही ब्रेन का इमेज ले लिया जाता है और उसी की मदद से जो है वो फिर डायग्नोस किया जाता है पेशेंट को। इस तरह से माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ पे भी स्टूडेंट माइक्रोवेव ओवन में भी जो है माइक्रोवेव ओवन में स्टूडेंट्स ये रेजोनेंस जो फिनोमेना है ये जो है स्टूडेंट्स यूज होता है। जब भी हम किसी भी फूड को माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो जो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी से जो है वो मैच कर जाती है। फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो हाई जो है वो एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगते हैं और फिर उनमें हीट जनरेट होती है। वो इस तरह से जो है वो जो फूड होता है वो हॉट हो जाता है। जबकि अगर स्टूडेंट्स हम ग्लास को देखें या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर रखें हम फूड, यानी कि जो ग्लास हो, अगर ग्लास के अंदर हम फूड को रखेंगे तो स्टूडेंट्स ग्लास जो है वो गर्म नहीं होगा, जबकि उसके अंदर जो फूड होगा वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लास होगा स्टूडेंट्स उसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करेगी। इसी वजह से जो फूड होगा सिर्फ वो ही हमारे पास गर्म होगा। सो ये जो है स्टूडेंट्स तीन जो है वो मेन डिवाइसेस हैं जिसके अंदर रेजोनेंस जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के रेजोनेंस जो है ये हम सेट ऑफ पेंडुलम में कैसे जो है इसको देख सकते हैं। सेट ऑफ पेंडुलम स्टूडेंट्स एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास रेजोनेंस को ऑब्जर्व करने का कि जो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट और यूनिक भी है। इसमें होता ये स्टूडेंट्स के डिफरेंट हमारे पास पेंडुलम होते हैं डिफरेंट लेंथ के। यहाँ पे हमने जो है वो 5 पेंडुलम लिए हैं। ई, ए और बी की जो लेंथ है ये सेम है और जबकि सी और डी की जो लेंथ है ये सेम है। तो होगा क्या कि जब हम जो है वो ई पेंडुलम जो है जो ए और बी की लेंथ के बराबर है इसको जब हम ऑसिलेट कराएंगे, इसको यहां से अगर हम रिलीज कराएंगे तो जब ये ऑसिलेट करेगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि ए और बी जो पेंडुलम है इसकी सेम लेंथ होने की वजह से होगा ये कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये ई जो पेंडुलम है वाइब्रेट कर रहा है ए और बी भी ऑटोमेटिकली जो है ये क्या होंगे, ये भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, रेजोनेंस जो फिनोमेना है ये यहाँ पर परफॉर्म होगा, यहाँ पर जो है ये अप्लाई होगा। इसकी वजह से जो है ये जो पेंडुलम है ये ऑसिलेट करने लगेंगे। इसी तरह से अगर जो ई पेंडुलम है इसको हम सी और डी के बराबर कर लें और फिर इसको जो है हम ऑसिलेट करवाएं, जो सी और डी की जो लेंथ है ये सेम होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये जो है इनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, जिसकी वजह से ये सी और डी जो पेंडुलम है ये भी ऑटोमेटिकली जो है वो ऑसिलेट करने लगेंगे। सो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर सेट ऑफ पेंडुलम में भी ये रेजोनेंस जो फिनोमेना है ये अप्लाई होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक में स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रैक्शन होती है बिल्डिंग्स की ये भी रेजोनेंस की ही वजह से होती है। जब अर्थक्वेक आता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि जो उसकी जो वाइब्रेशन होती है उसकी वाइब्रेशन से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है बिल्डिंग्स की, या बिल्डिंग्स जो है उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स वो जो है वो अर्थक्वेक की जो पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है उससे मैच कर जाती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बिल्डिंग हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगती है और डिस्ट्रैक्शन आता है। ये डिस्ट्रैक्शन भी रेजोनेंस की वजह से ही आता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स रेजोनेंस के अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो फायदे भी दिखे जिसमें रेडियो, एमआरआई और माइक्रोवेव है, और इसी तरह से इसके जो है वो डिसएडवांटेज यानी कि नुकसानात भी हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि अर्थक्वेक में क्या होता है कि बिल्डिंग की जो डिस्ट्रैक्शन आती है या रेजोनेंस की वजह से ही आती है।
इसी तरह से स्टूडेंट जो ब्रिजेस होते हैं उसके ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल जो आर्मी ट्रूप्स होते हैं इनको जो है वो मना किया जाता है कि ये जो है वो पीरियोडिक स्टेप्स ना रखें जो है वो ब्रिज के ऊपर। इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, पीरियोडिक मोशन की वजह से, पीरियोडिक स्टेप्स जो होंगे उनके आर्मी ट्रूप्स के, उससे जो है वो पीरियोडिक वाइब्रेशन जनरेट होगी और वो पीरियोडिक वाइब्रेशन जो है वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकते हैं और एज अ रिजल्ट ब्रिज हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमिना है जो कि एग्जाम्पल और जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ जो है आपको हमने बताया। इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑसिलेशन के बारे में भी आपको बताया। आई होप कि ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो आप ये बताएं कि क्या जो एयर होती है, जो हवा जो चलती है, क्या इससे जो ब्रिजेस हैं इसमें रेजोनेंस आ सकता है? इसी है सिंपली क्या एयर के जरिए जो है वो रेजोनेंस क्रिएट किया जा सकता है या जो है वो क्रिएट हो सकता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।